आज हम डिस्कस करेंगे यूनिक्स आर्किटेक्चर सब्जेक्ट का टॉपिक फाइल मैनेजमेंट कमांड्स कि कौन कौन सी कमांड्स हैं यूनिक्स के अंदर जिनकी हेल्प से हम फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल्स क्या हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी डेटा है वो हमारा फाइल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ फाइल। जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारी डायरेक्टरीज़ में स्टोर होती हैं और जो डायरेक्टरीज़ हैं वो हमारी एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर रहती हैं, हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर रहती हैं और वही इसका फाइल सिस्टम का टाइप है। अब इन फाइल्स को किस तरह से मैनेज करना है, इन पे किस तरह से वर्क करना है, तो उसके लिए बहुत सारी कमांड्स हैं जैसे कि ls कमांड है, cat कमांड है, cprm और mv कमांड। तो ये सारी जो कमांड्स हैं इनकी हेल्प से हम फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं या फाइल पे वर्किंग कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इन कमांड्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या इनका सिंटेक्स रहता है। सबसे पहले ls कमांड को हम बोल सकते हैं लिस्टिंग फाइल्स कमांड भी है ये। ls कमांड जो है वो क्या करती है कि फाइल्स और डायरेक्टरीज़ जो होती हैं उनको लिस्ट करती हैं। लिस्ट का मतलब ये है कि जिस भी डायरेक्टरी के अंदर अभी यूज़र वर्क कर रहा है उस करंट डायरेक्टरी में अगर हमें ये पता करना है कि कौन कौन सी फाइल्स हैं, क्या फाइल्स के नाम हैं और डायरेक्टरीज़ कौन कौन सी हैं पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, तो हम ls कमांड का यूज़ करेंगे। उसका सिंटेक्स रहेगा डॉलर जो साइन है वो हमारा शो करता है कि रूट यूज़र है या फिर अदर ग्रुप का यूज़र है और उसके बाद हमारी कमांड का नेम ls। जब हम इस ls कमांड को रन करेंगे तो क्या होगा कि आउटपुट में जो भी करंट अभी जितनी भी फाइल्स करंट डायरेक्टरी के अंदर हैं वो हमें एज अ आउटपुट शो होंगी। अगर हमें ये देखना है कि कौन सी इनविजिबल फाइल्स हैं उनको हमें लिस्ट करना है तो उसके लिए हम ऑप्शन ए यूज़ करेंगे ls कमांड के साथ। इनविजिबल फाइल से हमारा मतलब है कि जो हिडन फाइल्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर फाइल हिडन है? अगर किसी फ़ाइल को हम देखते हैं, नाम देख रहे हैं और उस फाइल के नाम के आगे डॉट है, मतलब कि उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डॉट या पीरियड है, तो इसका मतलब कि वो एक हिडन फाइल है और इनविजिबल फाइल है। तो इसी करंट डायरेक्टरी के अंदर जब हमने ls कमांड यूज़ किया ए ऑप्शन के साथ तो हमारा आउटपुट जो है वो ये आया। तो यहाँ पे हमें इस आउटपुट और इस आउटपुट को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा फाइल या एक एक्स्ट्रा फाइल देखने को मिल रही है जो कि डॉट से स्टार्ट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक हिडन फाइल है। तो जब हम ए ऑप्शन यूज़ करते हैं सेम कमांड के साथ तो हमारा जो आउटपुट है वो डिफरेंट आ रहा है। तो सेम कमांड के साथ नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। उन ऑप्शंस के अलग अलग फीचर्स होंगे, उनकी वर्किंग अलग अलग होगी, उनका जो आउटपुट होगा वो हमारा डिफरेंट होगा। तो ये जो ls ए ऑप्शन है ये वन ऑफ द पॉपुलर या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला एक ऑप्शन है। उसके अलावा हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो एक होता है -l कमांड जो होता है l जो ऑप्शन है जब हम ls कमांड के साथ यूज़ करते हैं तो हमें फाइल्स की डिटेल्स पता चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमने सिर्फ ls किया तो हमें 3 फाइल मिली थी। अब हमने ls के साथ l कमांड भी यूज़ किया है तो क्या होगा कि उन फाइल्स की डिटेल्स भी हमें शो होगी। क्या क्या डिटेल्स हमें शो होगी कि उस फाइल पे क्या परमिशन है हमारी, ठीक है। जैसे ये जो जितनी भी डिटेल्स है ये पर्टिकुलर इस फाइल की है, ये सारी डिटेल्स हमारी इस फाइल की, ये सारी डिटेल्स हमारी इस फाइल की। तो ये फाइल्स, ये जो हमारे कॉलम्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस टाइप का फ़ाइल है और उस पर क्या परमिशन है। मतलब कि ये जो कैरेक्टर्स हैं 10, इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है
वो अगर डी है तो इसका मतलब ये डायरेक्टरी है, ये सिंपली एक हाइफन है तो इसका मतलब ये एक फाइल है। तो फर्स्ट करेक्टर से हमें पता चलेगा कि ये एक डायरेक्टरी है या फाइल है। उसके आगे जो भी करेक्टर्स हैं, 9 करेक्टर हैं कंटिन्यूस, उससे हमें पता चलेगा कि उस फाइल पे परमिशन क्या गिवन है। इसको हम इन डिटेल आगे देखेंगे। सेकेंड कॉलम जो है वो हमारा ये बता रहा है कि कितने ब्लॉक्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर फाइल या इस डायरेक्टरी ने कितने मेमोरी ब्लॉक्स को यूज़ किया है। थर्ड कॉलम जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फाइल का ओनर कौन है, मतलब कि इसको किसने क्रिएट किया है। फोर्थ कॉलम जो है वो हमारा ये बता रहा है कि ग्रुप कौन सा है इस डायरेक्टरी और फाइल के साथ। हर जो यूनिक्स यूज़र होता है वो किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट होता है, तो हमें ये पता कर ये जो कॉलम है ये बताएगा कि ये जो भी ओनर है वो किस ग्रुप का है। फिफ्थ कॉलम जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ़ाइल की साइज़ क्या है बाइट्स के अंदर। 20965341 और 2096 ये हमें क्या शो कर रहा है, बाइट्स के अंदर फाइल की साइज़ को शो कर रहा है। सिक्स्थ कॉलम जो है वो हमारा हमें डेट और टाइम बता रहा है कि इस फाइल को कब क्रिएट किया गया था, इसका टाइम स्टैम्प क्या है। और सेवन्थ कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल और डायरेक्टरी का नेम। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है ये डायरेक्टरी का नेम है, ये फाइल का नेम है और ये भी एक डायरेक्टरी है। कैसे पता ये डायरेक्टरी है, क्योंकि जो परमिशन का फर्स्ट करेक्टर है वो हमारा डी है या हाइफन है, उससे हमें पता चलता है कि ये डायरेक्टरी है या फाइल है। तो ls के साथ अगर हम l कमांड यूज़ करते हैं तो हमें एक लॉन्ग लिस्टिंग फाइल्स की मिल जाती, मतलब लॉन्ग डिटेल्स, हमें पूरी डिटेल्स हमें मिल जाती कि पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी की क्या डिटेल्स हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है कैट कमांड। कैट कमांड यूज़ किया जाता है कॉन्कैटिनेट के लिए या फिर किसी फाइल के कंटेंट को प्रिंट करने के लिए। कॉन्कैटिनेट से मतलब है कि दो फाइल है और उनको जोड़ना है, तो वो हम कैट कमांड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर किसी फाइल के कंटेंट को हमें शो करना है टर्मिनल पे, तो उसके लिए भी हम कैट कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, कैट कमांड सबसे पहले हम कमांड का नाम लिखेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है file1, फिर लिखा है file2 और फिर लिखा है फाइल कॉन्कैटिनेट डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि file1 जो है और file2 है ये दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे और इनका जो आउटपुट है वो हमारा किस फाइल में चला जाएगा, इस फाइल के अंदर चला जाएगा। ये हमें पता है कि रीडायरेक्शन ऑपरेटर होता है, जो कि हमारे लास्ट वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद अगर हमें कंटेंट को प्रिंट करना है तो हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, कैट कमांड और फाइल का नाम। तो कैट हमने लिखा कमांड का नाम और उसके बाद हमने फाइल का नाम लिखा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर फाइल में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी डेटा है वो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे जैसा file1 के अंदर था दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल और file2 के अंदर था दिस इज़ अ अनदर टेक्स्ट फाइल, तो जब हमने इन दोनों को कंकैटिनेट कर दिया तो इन दोनों का जो डेटा है वो हमारा इस फाइल में चला गया और इस फाइल को हमने यहाँ पे प्रिंट करके शो किया है। तो ये होता है कैट कमांड। उसके बाद है rm कमांड। rm स्टैंड्स करता है फॉर रिमूव। अगर किसी फाइल को हमें डिलीट करना है, किसी डायरेक्टरी को हमें रिमूव करना है या किसी सिंबॉलिक लिंक को हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हम rm कमांड का यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट rm कमांड जो है वो किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव नहीं करती है। मीन्स कि अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। पहले हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी जिसे रिमूव करना है उसको एम्प्टी करना पड़ेगा, मतलब कि उसमें जितनी भी फाइल्स हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें एट ए टाइम एक फ़ाइल को रिमूव करना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, हम सबसे पहले कमांड का नाम लिखेंगे rm और उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे, जो भी फाइल हमें रिमूव करनी है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जिस फाइल का नाम a.text है वो हमारी करंट डायरेक्टरी से रिमूव हो जाएगी। अगर हमें एक से ज़्यादा फाइल्स को रिमूव करना है
तो हम क्या करेंगे, rm कमांड लिखेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद में फ़ाइल का नाम लिखेंगे, फिर स्पेस के बाद दूसरी फ़ाइल का नाम लिखेंगे जो हमें रिमूव करनी है। इस तरह से जितनी भी हमें फाइल्स रिमूव करनी है उन सब के नाम लिखेंगे सेपरेटेड बाय अ स्पेस। एक स्पेस का सेपरेशन देंगे और फाइल्स का नाम लिखेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि ये दो फाइल्स को रिमूव कर देगा, b.txt को और c.txt फाइल को करंट डायरेक्टरी से। नेक्स्ट है कि अगर हमें एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, अगर डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो हम सिंपली rm लिखेंगे और ऑप्शन हम यूज़ करेंगे d। इस d ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा कि हमें डायरेक्टरी को रिमूव करना है। तो जब कमांड को पता चलेगा कि ओके दिस इज़ अ डायरेक्टरी, तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि वो डायरेक्टरी एम्प्टी तो है ना। अगर वो एम्प्टी है तभी वो डिलीट होगा, अदरवाइज़ ये डिलीट नहीं होगा। अब हम देखते हैं mv कमांड। mv कमांड जो होता है वो उसको यूज़ किया जाता है फाइल्स को मूव करने के लिए एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। सिंगल फाइल्स को भी हम मूव कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को भी मूव कर सकते हैं और डायरेक्टरीज को भी हम मूव कर सकते हैं। इसका अगर हम सिंटेक्स देखें तो वो होता है, सबसे पहले हम कमांड का नाम लिखेंगे mv, उसके बाद सोर्स फाइल मतलब कि किस फाइल को हमें मूव करना है या कहाँ से हमें मूव करना है, और डेस्टिनेशन फाइल मतलब कहाँ पे मूव करना है या किस नाम से हमें मूव करना है उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिखा mv foo.txt लिखा और bar.txt। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि foo.txt में जो भी डेटा है वो हमारा किस में मूव हो जाएगा, इसमें, और ये जो फाइल है वो हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी एक तरह से। क्यों? क्योंकि मूव जब हम करते हैं तो जहाँ पे सोर्स होता है, जहाँ से हमने मूव किया है वहाँ पे हमारी फाइल नहीं रहती है। कॉपी और मूव के अंदर ये एक डिफरेंस है। कॉपी के अंदर क्या होता है कि उसकी एक रेप्लिका बनता है, मूव के अंदर क्या होता है कि हम एक्चुअल फाइल को मूव कर रहे हैं दूसरी प्लेस पे। तो foo.txt के अंदर जो भी डेटा है वो हमारा किस में चला जाएगा, bar.txt, इस नाम से हमारा सेव हो जाएगा। अगर हमें किसी फाइल को डायरेक्टरी में मूव करना है तो हम क्या करेंगे, मूव mv कमांड लिखेंगे, उसके बाद में फ़ाइल का नाम लिखेंगे जिसको हमें मूव करना है, और किस डायरेक्टरी में हमें मूव करना है उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। तो ये इसका एक एग्जांपल है। तो ये फाइल जो है वो हमारी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर मूव हो जाएगी। अगर हमें मल्टीपल फाइल्स को मूव करना है तो हम mv कमांड यूज़ करेंगे, उसके बाद सारी फाइल्स का नाम लिखेंगे जिनको हमें मूव करना है, और लास्ट में उस फोल्डर या उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे जहाँ पे हमें इनको मूव करवाना है। अगर हमें किसी डायरेक्टरी को मूव करना है तो हम mv कमांड यूज़ करेंगे, mv फिर सोर्स डायरेक्टरी मतलब किस डायरेक्टरी को हमें मूव करना है और उस डायरेक्टरी को कहाँ मूव करना है या किस नाम से मूव करना है, तो वो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी का नेम। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम अगर मूव करते हैं तो क्या होता है कि mv कमांड जो होता है वो एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें फ़ाइल 1 जो है उसको फ़ाइल 2 से मूव करना है, मतलब कि अभी जो कंटेंट फ़ाइल 1 में है उसको हमें मूव करना है किसी दूसरी फाइल में, और उसका नाम हम दे रहे हैं फ़ाइल 2। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ़ाइल 2 नाम से ऑलरेडी एक फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट mv कमांड क्या करेगा, एग्जिस्टिंग फाइल जो है उस पर ओवरराइट करेगा। मतलब कि फ़ाइल 2 के अंदर अगर कोई डेटा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा फ़ाइल 1 से। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो यूज़र से एक बार पूछा जाए, यूज़र को प्रॉम्प्ट हो कि क्या आप फाइल को ओवरराइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ऑप्शन आई यूज़ करना होगा mv कमांड के साथ। तो जब हम mv कमांड के साथ ऑप्शन आई यूज़ करेंगे और अगर फ़ाइल 2 नाम से ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो पहले पूछा जाएगा, एक प्रॉम्प्ट आएगा कि वेदर यू वांट टू ओवरराइट द फाइल, और उसके बेसिस पे फिर डिसीज़न दिया जाएगा कि वो ओवरराइट होगी या नहीं होगी। तो ये है mv कमांड। अब हम देखते हैं cp कमांड। cp कमांड जो है वो फाइल्स को कॉपी या डायरेक्टरीज़ को कॉपी करने के काम आता है। सिंपली अगर इसका हम सिंटेक्स, ये mv कमांड से इसलिए डिफरेंट है
क्योंकि जो ओरिजिनल फाइल है वो हमारी एज इट इज़ रहती है, हम उसकी एक कॉपी क्रिएट करते हैं। हम ओरिजिनल फाइल जो है उसको कॉपी जब हम सीपी कमांड जब हम यूज़ करते हैं तो हम फाइल को कॉपी करते हैं, मतलब कि उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है या ओरिजिनल प्लेस है वो एज इट इज़ रहती है, और जहाँ पे हमें उसे कॉपी करना होता है वहाँ पे भी उसका एक रेप्लिका क्रिएट हो जाता है। इसका अगर हम सिंटेक्स देखें तो वो होता है सीपी, उसके बाद सोर्स फाइल और फिर होता है डेस्टिनेशन फाइल, कि फ़ाइल 1 जो है वो फ़ाइल 2 नाम से कॉपी हो जाए। अगर हमें मल्टीपल फाइल्स को कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, उन सारी फाइल्स का नाम लिखेंगे और लास्ट में डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे जहाँ पे हमें इसे क्या करना है, कॉपी करना है। उसी तरह से अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सीपी कमांड है वो डायरेक्टरीज़ को कॉपी नहीं करता है। अगर हमने किसी डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, अगर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक एरर शो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे सीपी लिखा फिर डायरेक्टरी का नाम लिखा, तो ये क्या होगा, एक एरर शो हो जाएगी हमें कि डायरेक्टरी है ये हमारी, तो डायरेक्टरी जो है वो हमारी कॉपी नहीं होगी। डायरेक्टरी को अगर हमें कॉपी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकर्सिवली कॉपी करना पड़ेगा। मतलब 1 बाय 1 क्या होता है, एक एक फाइल करके इसकी क्रिएट होती है, तो हमें ऑप्शन आर यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी डायरेक्टरी को कॉपी करते हैं तो हम ऑप्शन आर यूज़ करते हैं। आर का मतलब है रिकर्सिवली कॉपी क्रिएट करना। तो ये हम लोगों का था सीपी कमांड। थैंक यू।